वेलकम टू फिज़िक्स अबोर्ड। इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। यूँ तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स से आप लोग भी पहले से फैमिलियर हैं, लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए उसके डिटेल्स में जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ सर्कुलर मोशन। जैसा कि वर्ड कह रहा है सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर का मतलब ही हो गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दिए हुए सर्कुलर ट्रैक या पाथ पर मूव कर रहा होगा। मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी keeps on changing its position। ध्यान देने वाली बात है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। its position with respect to some frame of reference, in the given interval of time, on a circular track or path, then such motion of the body is कॉल्ड सर्कुलर मोशन। क्लियर है एकदम। दो तीन बातें हैं। पहले तो क्या है, पोजीशन चेंज कर रहा है लगातार। फिर दूसरी बात क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, सर्कुलर ट्रैक या पाथ है। सर्कुलर ट्रैक या पाथ का मतलब है कि सर्कल होना चाहिए, ठीक है, जिसके अराउंड वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ठीक है। ये उसका सेंटर है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरह से किसी ट्रैक पे जो कि एक सर्कल बना रहा है। सर्कुलर ट्रैक या पाथ कहने का मतलब ये होता है किसी पॉइंट के अराउंड दिए हुए सर्कमफ्रेंस पे वो राउंड एंड राउंड जा रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन चेंज करने के लिए आपको कोई एक पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ लेनी पड़ती है जिसके साथ आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज कर रही है। दूसरी क्या है, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने कहा था, वहाँ से शुरुआत करेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, किसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में, इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम को ध्यान में रखते हुए आप उस चेंज को देखेंगे। कहाँ पर कर रही है, नॉट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में होती तो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन को देख सकते हैं। यहाँ क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो क्या है, सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, मीन्स किसी दिए हुए सर्कल के चारों तरफ वो चल रहा है, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है। देन उस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर उसकी डिटेल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर्कुलर मोशन के, ठीक है। उसमें से कुछ आप समझ लीजिए। जैसे बहुत फैमिलियर है कि किसी दिए हुए
एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियस और उसमें इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। दूसरी तरफ आप जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं उसका सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, ये क्या है, नियरली सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और अगर आप जाएंगे न्यूटन के हिसाब से तो सर्कुलर ट्रैक पर ही अर्थ या कोई भी दिया हुआ प्लैनेट वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। उसी तरह आपने कई बार छोटा सा पेबल या स्टोन बांध कर किसी स्ट्रिंग में आपने उसे ज़ोर से घुमा दिया होगा। ठीक है, आपने यहाँ उसे पकड़ के ज़ोर से उसे घुमा दिया होगा, कैसा ट्रैक फॉलो करता है वो। ठीक है, कुछ इस तरह से जाता रहता है। अगर ऐसे 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 आप उसको घुमाते चले जाएंगे तो वो क्या हो गया, सर्कुलर मोशन में चला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कोई सर्कुलर ट्रैक है और इस पर कार मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी तो सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, तो यहाँ कहीं उसका सेंटर हो सकता है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। न जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स होंगे, मैंने कुछ एक आपको समझाने की कोशिश की है। आइए अब इसकी डिटेल देखते हैं। लेट्स सी द डिटेल ऑफ सर्कुलर मोशन। डिटेल का क्या मतलब हो गया, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक सिचुएशन से शुरू करते हैं और देखते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मान लीजिए ये जो सर्कुलर मोशन है ये किसी प्लेन में दिया हुआ मोशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर प्लेन है तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा, तो हम पहले एक्सिस फिक्स कर लेते हैं और ये उसकी ओरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। तो कोई ऑब्जेक्ट अभी मान लेते हैं पॉइंट ए पर है, कब, t0 टाइम पर। अब ये मूव करना शुरू करती है और पहुंच जाती है पॉइंट कहाँ पे, बी पे। पार्टिकल कहाँ पहुंच जा रही है, पॉइंट बी पर, टेकिंग टाइम t इनिशियल। और इस बीच में ये OX से मूव करके इतना डिस्टेंस OB पर पहुंच जाती है। ठीक है, अगर आप देखें तो OA in the given initial time it reaches from OA to OB, और इस बीच में ये एक एंगल तय करती है थीटा आई। क्लियर है, यही जो है थीटा आई क्या है, उसका एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन सिर्फ थीटा आई ही नहीं होगा, थीटा के फॉर्म में जो भी होगा वो एंगुलर पोजीशन ऑफ द गिवन पार्टिकल P है। ठीक है, मान लेते हैं ये P T इनिशियल पर इस पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, अब फिर किसी दिए हुए दूसरे टाइम के लिए फाइनल मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया पॉइंट C पर, और उस बीच में ये जो OX एक्सिस है उससे कितना एंगुलर पोजीशन पे पहुंच गया, थीटा फाइनल। ओके, तो अब आप देखिए कि T इनिशियल टाइम में ये एंगुलर पोजीशन थीटा इनिशियल था और फाइनल में थीटा फाइनल हो गया। क्लियर है, और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट A से B पर पहुंचा और फिर C पर पहुंच गया। अब आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से आर्क लेंथ ऑफ द गिवन सर्कल है और ये क्या है, रेडियस है।
और रेडियस फॉर द गिवन सर्कुलर ट्रैक इज फिक्स्ड, हम इसे r मान लेते हैं। तो अब आप देखिए चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यहाँ पर थीटा फाइनल या थीटा इनिशियल क्या है, एंगुलर पोजीशन है। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। क्या हम इसे डेल्टा थीटा लिख सकते हैं? उसी तरह चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या इसे आप डेल्टा टी लिख सकते हैं? अब एंगुलर पोजीशन और टाइम का रेशियो अगर निकाल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एवरेज एंगुलर स्पीड, दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एवरेज एंगुलर स्पीड। मैंने जानबूझकर स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ आपको तय करके नहीं बताई है कि एंगुलर पोजीशन में चेंज आने के कारण जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेक्टर है या नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, ठीक है, साथ में उसका क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो इसमें एक बार जब आप ये तय कर लेंगे कि एंगुलर पोजीशन में चेंज आने के कारण हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो इटसेल्फ क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या आपने पहले ही से इसे वेक्टर क्वांटिटी मान लिया है या उसे समझेंगे कि वो वेक्टर कैसे है? आइए पहले इसको समझते हैं, फिर इसकी डिटेलिंग देखेंगे। क्या है हमारा, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे आप थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए, डेल थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे अभी, ठीक है। अब आइए, आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, पहले ए से बी फिर बी से सी, और ऐसे ही मान लीजिए फॉर डिफरेंट टाइम ये अलग अलग पॉइंट पर होते हुए और इस सर्कुलर ट्रैक पर घूमता रहेगा। तो आप इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए हर चीज़ में होती है, डायरेक्शन निकालने के लिए ये राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो थंब छोड़ के बाकी की फिंगर्स हैं उनको सर्कुलर ट्रैक में जिधर मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट की तरफ आपको कर्ल कर लेना है। देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव कर लिया, कर्ल कर लिया। अब अपने थंब को खोल लीजिए, आपने देखा कि थंब किधर कर रहा है, डायरेक्शन इसका किधर है, ठीक है, वो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है और बाहर की तरफ निकल रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आउटवर्ड्स, ठीक है। तो क्या हो गया, डायरेक्शन आपको मालूम हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर है, प्लेन में है, दिए हुए इस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, प्लेन से बाहर की तरफ है। ये कर्व करने के बाद फिंगर से ये थंब बाहर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता मूवमेंट, ये भी पॉसिबल है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, इसी राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं और थंब को खोलते। इस बार मोशन फिर भी प्लेन में ही है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर ही मूव कर रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ये, और डायरेक्शन ऑफ थंब किधर है, इनसाइड द बोर्ड है, यानी बोर्ड से अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है
तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड अगर क्लॉकवाइज है तो किधर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है। इसका मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें मैग्नीट्यूड तो मालूम ही है हमें, साथ में डायरेक्शन भी हमें पता चल जाता है। देयरफॉर अब जब ऐसी बातें जब हम लिखेंगे तो क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन कितना हो गया, चेंज इन एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा एंड चेंज इन टाइम डेल्टा टी। तो अब जब हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया है, चूंकि हमें डायरेक्शन मालूम है, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड जो आप लिख रहे हैं, जब ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइटेजिमल होगा, ठीक है, इफ डेल्टा थीटा बहुत बड़े बड़े स्पेसेस में नहीं, बल्कि इफ डेल्टा थीटा इज इनफाइनाइटेजिमल, बहुत छोटा सा चेंज होगा, इनफाइनाइटेजिमल बहुत छोटा चेंज, ठीक है, देन ये डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, चूंकि टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखने की बात है कि ऐसा ना हो कि डेल्टा थीटा बहुत बड़ा भी होगा तो भी आप उसका डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन शुड बी इनफाइनाइटेजिमल, बहुत छोटा होना चाहिए। इन दैट केस एवरेज एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। कब, जब डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा, तभी आप उसके डायरेक्शन को निकाल पाएंगे इजीली। तब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और एंगुलर वेलोसिटी को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को, एवरेज नहीं, एंगुलर वेलोसिटी को आप डिनोट करते हैं किस चीज़ से, ओमेगा लीटर से। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक बार ऊपर में लगाते हैं। देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये बार के साथ जब आप लिखेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड, अभी मैं लिख रहा हूँ दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है। एक बार जब आपने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, तो अब क्या है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है ना, आप देख लीजिए एंगुलर पोजीशन किसके साथ चेंज हो रहा है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो एवरेज अगर निकाल सकते हैं तो किसी दिए हुए इंस्टेंट में आप क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और वही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी इन शॉर्ट कहलाती है। आइए उसे भी देख लें। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कब निकालते हैं आप, इंस्टेंटेनियस, ये सब बहुत समझी हुई चीज़ है। दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू, टाइम को क्या करना है, बहुत छोटा करना है, यानी आपका जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाना चाहिए। ये सब बहुत इनिशियल स्टेज में ही हम लोगों ने बेसिक्स में समझ लिया था, बट आज चूँकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है इसलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसे। एंड दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसे ही क्या लिखते हैं, जब यही आपको लिखना होता है फाइनली, तो दिस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इज दैट क्लियर। नाउ जब एक बार एंगुलर वेलोसिटी निकल गई है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर डेल्टा थीटा यानी चेंज इन एंगुलर पोजीशन बहुत स्मॉलर होगा, बहुत छोटा होगा, तभी आप एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर सकते हैं फॉर द
given time interval when the time approaches to 0. Now एक बार जब ये आपका निकल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। और वो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता है कि जब यहाँ पर, पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि मानकर चलिए कि जिस तरह ये डी थीटा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन है ये, ठीक है, ये क्या है, ये चीज़ जो है वो क्या बता रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या बता रही है। तो एंगुलर पोजीशन जब चेंज हो रहा है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या हो गया, ये आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब चूंकि ये वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन इसमें फिर कैसे निकालेंगे, सिंपली चूंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए भी ठीक उसी मेथड का यूज़ करेंगे। अब आप देख लीजिए पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है, थीटा आई थीटा एफ इस तरह से, तो क्या हो रहा है, आपको मूव करना पड़ रहा है। तो फिर से वही जो डायरेक्शन है आपका जो डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे थे वही आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी वही डायरेक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर है, यानी एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी सेम मेथड का राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के लिए जिधर जा रहे हैं उसी तरह से आप उसके लिए भी जाएंगे और प्लेन से अपने थंब को देखेंगे कि वो बाहर की तरफ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज केस में, और क्लॉकवाइज केस में प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये चीज़ जब हो गई और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आपको देखना ये है कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं अल्फा लेटर से। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज, मान लीजिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो कितना आ गया ये, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और अगर ये फिर बहुत छोटा हो, चेंज इन डेल्टा ओमेगा इनफाइनाइटेजिमल हो, बहुत छोटा, तो उस केस में ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए स्मॉलर चेंज के लिए ही आप डायरेक्शन आसानी से पता कर सकते हैं। देयरफॉर इस केस में फिर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेना है और वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, जिसे अल्फा लेटर से आप डिनोट करते हैं। तो अब क्या कर लेंगे आप, दिस अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड दिस इज डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना लिखा जाएगा अब ये, डी ओमेगा अपॉन डी टी। चूँकि आपने इसे ऑलरेडी क्या मान लिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लिया है, तो देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, देयरफॉर इसे भी क्या होना होगा, वेक्टर क्वांटिटी होनी होगी। आइए इसका डायरेक्शन कोशिश करते हैं समझने का और ढूंढने का। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, देयरफॉर मान लेते हैं कि ये जो उसके इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा आई है और डायरेक्शन ये है। अब मान के चलिए कि इफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है इन द सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में है तो रहेगा तो वही। इसका मतलब है
चेंज इन एंगुलर स्पीड कितना हो जाएगा। मैं बार बार स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि आपने छोटा चेंज नहीं माना हुआ हो। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, दोनों सेम डायरेक्शन में है। आप देखिए चूंकि स्पीड बढ़ गया है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, देयरफॉर ओमेगा एफ इज ग्रेटर देन ओमेगा आई। इन दिस केस क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है। और डेल्टा ओमेगा ग्रेटर देन 0 है तो आप देखिए ये क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है। अगर डेल्टा ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो अल्फा भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर लीजिए, अगर एवरेज एक्सेलरेशन आप लिखते तो यही लिखते ना, देयरफॉर ये अगर पॉजिटिव है तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन सेम है। बट अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है, वो इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर जाए, दूसरा केस तो ये भी हो सकता है ना कि उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाए। डिक्रीज कर जाए तो एकदम क्लियर सी बात है कि डिक्रीज अगर करेगा तो आप देख लीजिए डिक्रीज करने पर मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ इस तरह से घट जाएगा। मान लीजिए ये इनिशियल केस था और घट के मैग्नीट्यूड आ गया ये। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट की एंगुलर स्पीड घटने लगती है, डिक्रीजेज इट्स एंगुलर स्पीड, देन ओमेगा फाइनल is less than omega initial. In that case delta omega is omega final minus omega initial and that is क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा लेस देन 0 हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और उस केस में आप देखिए अगर आप ऐसे जानना चाहते हैं तो क्या हो गया, डेल्टा ओमेगा जो भी वैल्यू लेके आ रहा है उसकी वजह से दोनों के बीच में एक रिलेशन नेगेटिव के साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर डेल्टा ओमेगा अप साइड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन डाउन साइड। यहाँ पर क्या था, जब स्पीड इंक्रीज कर रही थी तो डेल्टा ओमेगा और अल्फा दोनों एक ही डायरेक्शन में था, यानी दोनों पैरेलल था। लेकिन यहाँ पर अल्फा क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। इज दैट ओके। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपको बेसिक पे मैं बार बार बोलता हूँ अच्छे से काम करना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि ये तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपने समझ लिया, लेकिन अगर पूरा प्लेन ही अपना डायरेक्शन चेंज कर ले उस केस में क्या होगा, आइए उस केस को भी देख लेते हैं। ये रहा पहला प्लेन, अभी ये इनिशियल कंडीशन, और ये प्लेन ही पूरा डायरेक्शन चेंज कर लिया। देख लीजिए ओमेगा फाइनल, देख लीजिए क्लियर पता चल रहा है ना। ये इसने प्लेन को ही, यानी जो सर्कुलर ट्रैक का प्लेन है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया किसी एंगल थीटा से। इस केस में आपका जो चेंज इन क्या हो गया, ये चेंज इन डेल्टा डब्ल्यू दैट इज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, दिख रहा है आपको, यही है ना। तो इस केस में एग्जैक्टली जब प्लेन चेंज होता है तो ये अल्फा जो होता है एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है इस चेंज के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इस पर परपेंडिकुलर है या इस पर परपेंडिकुलर है, बल्कि ये जो चेंज आया है ना उस पे परपेंडिकुलर है। वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर इस केस में जबकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कैसे परपेंडिकुलर होता है। और भी सिचुएशन है कि अगर ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इस केस में चूंकि आपने देखा कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा है,
तो क्या हुआ, ये जो चेंज आया उस केस में आपने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है। मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस केस डी ओमेगा अपॉन डी टी भी होता है। तो आपको क्या लगता है कैसे ये परपेंडिकुलर होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़रूर जाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, या अक्सर यही सिचुएशन होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज करता है। मैग्नीट्यूड as well as the direction also changes। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर प्लेन में मूव कर रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट या तो स्पीड अप या स्लो डाउन हो रहा होता है, और साथ में प्लेन भी चेंज कर रहा होता है। ठीक है, यानी प्लेन का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन आल्सो चेंजेस। उस केस में ना तो अल्फा, जैसा कि प्रीवियस केस में देखा है आपने, पैरेलल होगा डेल्टा ओमेगा के, ना ही अल्फा एंटी पैरेलल होगा डेल्टा ओमेगा के, और ना ही अल्फा परपेंडिकुलर होगा डेल्टा ओमेगा के। यानी जब दोनों एक साथ चेंज कर रहा होगा, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, बट आइडियल कंडीशन में हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्लेन सेम है और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बहुत कम केसेस में प्लेन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये तीनों केस वैलिड नहीं होगा। कब? जब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, अब जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, अल्फा और डेल्टा ओमेगा के बीच में कुछ एंगल हमेशा बनता हुआ दिखाई देगा फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। 0 पैरेलल होता है और 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो जाता है, और परपेंडिकुलर में 90 डिग्री। तो इसका मतलब है अल्फा और चेंज इन ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, एंगल चेंज करता हुआ दिखाई देगा 0 to 180 डिग्री के बीच में। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब तक आपने देख लिया सर्कुलर मोशन में थीटा के बारे में, यानी एंगुलर पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और किसके साथ रिलेट किया, टाइम के साथ रिलेट किया। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और आपने इसे वेक्टर क्वांटिटी कह दिया, तो क्या ये वेक्टर रूल्स को फॉलो करता है? यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलो वेक्टर रूल्स और नॉट? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्लॉक है और मालूम है आपको इसमें ये 12, ये 3, मैं सबको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर 11, ये 10, एग्जैक्टली 3 के अपोजिट 9, एंड यहाँ पे 8 और ये 7। तो हमें ये बताना है कि क्या वेक्टर के रूल्स जैसे कम्यूट करने वाले रूल्स या एसोसिएटिव वाले रूल्स या इस तरह के बहुत सारे जो और भी रूल्स हैं वो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर फिट बैठता है कि नहीं। तो सिर्फ एक लेते हैं। कम्यूट करने वाले में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। ये कम्यूट करने वाला कम्यूटेटिव लॉ है ये। तो हमें यहाँ चेक करना है कि क्या वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी वैलिड है या नहीं है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज चलकर
2π/3 डिस्प्लेस कर जाता है क्लॉकवाइज चलकर। याद रखिएगा, इसमें हर एक आवर हैंड के जो नोटेशन है उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, क्योंकि सर्कल में 360 होता है टोटल एंगल। ठीक है, तो पहले ये क्लॉकवाइज चल गया और उसके बाद जब यहाँ पहुँच गया तो फिर रिटर्न होता है और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चल जाता है, यानी b = π/2। अब आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना होगा, या आपको ध्यान होगा ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल का मेजरमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल निगेटिव लेते हैं। ये ज्योमेट्री का कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर a + b पहले निकाल लें, मैग्नीट्यूड 2π/3 है और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना, क्लॉकवाइज नेगेटिव। और ये कितना हो गया, b एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड तो वही, यहाँ बगल में लिख दें, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 4π, हाँ ये साइन कन्वेंशन मैंने नहीं बताया आपको, ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज चलने में, देयरफॉर कितना हो गया 3π, कितना -π/6। अब आप देख लीजिए -π/6 क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा ना, यहाँ से ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है यहीं से आपने मूवमेंट दिखाया है ना, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका -π/6 आ जाएगा। अब ये जब आपने समझ लिया तो अब a + b निकाला है, b + a देखना है। आइए दूसरा फिगर देखते हैं। यहाँ पर सेम वही चीज़, इस बार मैं नोटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ 12 o'clock का ये नोटेशन। इस बार कह रहा है कि ये जो है पहले 90 डिग्री मूव कर गया है ऑब्जेक्ट, चला आया है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, कितना π/2 से, और जब यहाँ आ गया तो फिर से एक बार, अब इसको मान लीजिए a = π/2। ठीक है, अब फिर से ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और कितना मूव कर गया इस बार, ये 2π/3 मूव कर गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी फिर से चलाया 1 पे वहाँ से। ठीक है, b = हाउ मच, 2π/3। अब आपको क्या निकालना है, b + a, b कितना 2π/3। साइन को समझिए, क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंड ये a कितना π/2, किधर है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर से वही आ गया या नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हर जगह पे वैलिड है जहाँ पर भी वेक्टर की बात आप करते हैं, -π/6। फिर से आप देख लीजिए, ये आ गया यहाँ, इज दैट ओके। दोनों ही हालत में क्या हो गया, a + b = b + a आ गया, -π/6। फिर से बता रहा है कि आप मूव करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/6 से ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका -π/6। तो ये चीज़ आप किसी भी, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, आप एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझ सकते हैं, आप एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ पर ये लागू होता है। देयरफॉर वेक्टर और स्केलर को क्लियर कर लीजिए माइंड में कि सर्कुलर मोशन में भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये थीटा, ये ओमेगा, ये अल्फा वेक्टर क्वांटिटी है, और वो वही रूल्स को फॉलो करता है जो वेक्टर के रूल्स होते हैं। बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और बातें समझ लेते हैं। ज्योमेट्री से आपको ये चीज़ मालूम है कि सर्कल में ये सेंटर और ये उसकी रेडियस, और आर्क लेंथ कोई भी आप ले लीजिए, मान लेते हैं ये O, ये A और ये B। ठीक है, तो आर्क लेंथ और ये जो एंगुलर पोजीशन है और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है, ये अगर थीटा है तो वो रिलेशन क्या हो जाता है आपका, थीटा = S/, दिस इज R। ये क्या है, आर्क लेंथ है।
आर्क लेंथ। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या, मीटर, और रेडियस की भी एसआई यूनिट क्या, मीटर, चूंकि ये भी एक लेंथ है। अगर देखिए तो ये जो एंगुलर पोजीशन है इसको मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट लेते हैं दैट इज़ क्या है, वो रेडियन कहलाती है। ठीक है, और ये रेडियन अगर मीटर बाय मीटर के हिसाब से देखिए तो क्या हो जाती है, डायमेंशन लेस हो जाती है। क्या हो गई, डायमेंशन लेस। क्लियर है। अगर ये आर्क लेंथ पूरा ऐसे घूम जाए, देख लीजिए एक बार पूरा चक्कर लगाकर फिर से ए पर आ जाए, तो सरकमफ्रेंस के बराबर उसने मेजरमेंट कर लिया ना, तो कितना हो गया, 2 पाई आर। अगर थीटा उस हिसाब से निकालना चाहें तो एक पूरे चक्कर लगाने के बाद 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई हो गया। और अगर डिग्रीज के हिसाब से देखेंगे तो थीटा एक पूरा सर्कुलर ट्रैक पर चलने या सर्कल में चलने के बाद 360 डिग्री कवर कर लेता है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 2 पाई। रेडियन को जनरली सी से डिनोट करते हैं, बट आप उतना पर्टिकुलर मत होइए, नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई क्या, रेडियन। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कभी भी डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। ठीक है, मुझे सी लिखने की आदत है, बट आप रेडियन को यहाँ पर आप लिख लीजिएगा शॉर्ट में। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360, या 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई। क्लियर है। जस्ट इसका रिवर्स, ये डिग्री यहाँ पर आप ज़रूर लिख लेंगे। तो ये कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बता दिया है। देख लीजिए, रेडियन डायमेंशन लेस है, इसे लेते हैं, ये मेज़र करने का तरीका है। यहाँ पर जो एंगुलर पोजीशन आपको चेक करना है वो रेडियन में ही होगा। अब आइए समझते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बात को। नाउ फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इफ देयर इज अ चेंज फ्रॉम एस टू डेल्टा एस, ठीक है, तो वहाँ पर अगर एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा से चेंज कर जाता है तो इस केस को आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। देयरफॉर डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और टाइम इंटरवल बहुत छोटा आपने लिया है, देयरफॉर डेल्टा टी से, आर तो फिक्स्ड है इसलिए आर में कोई चेंजिंग नहीं, तो अब ये क्या हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। नाउ ये तो हो गया चेंज की बात, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस देखा जाए इसको, तो इंस्टेंटेनियस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप लगा देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये अलग से रखिए इसको ध्यान में, और अगर यहाँ इंस्टेंटेनियस चेंज की बात अगर करें तो डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये कितना हो गया, दिस इज वी, चूंकि ये क्या है, आर्क लेंथ है, ध्यान दीजिएगा इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आर्क लेंथ है फॉर द गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, तो ये आर्क लेंथ का चेंज है, दैट इज इक्वल टू आर, एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि मैंने v से ज़रूर लिखा है, क्या है ये लीनियर स्पीड है, नॉट वेलोसिटी। अभी मैं बताता हूँ क्यों, लीनियर स्पीड, ये वेलोसिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जब होती तो आप आर्क लेंथ नहीं लेते, बल्कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होता फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, वो आपको लेनी पड़ती। देयरफॉर यहाँ पर आर्क लेंथ का क्या मतलब है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यानी जो होल पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं वो वाली लेंथ है, और वो वाली लेंथ का मतलब डिस्टेंस हो गया। देयरफॉर दिस इज लीनियर स्पीड नॉट लीनियर वेलोसिटी।
एकदम ध्यान रखना है आपको इस बात का, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है बल्कि लीनियर स्पीड है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर कर दें आप तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू आर डेल्टा, यहाँ पर लिमिट ले लीजिए, आर कांस्टेंट है इसलिए मैं बाहर ले रहा हूँ बार बार, ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू आर एंड व्हाट इज दिस इज अल्फा। तो ये क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन है, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन। कहाँ से आया, लीनियर स्पीड के थ्रू आया और वो रिलेट हो गया इससे। तो ये किसी दिए हुए सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा सारा का सारा एक्सेलरेशन शो नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट ए नेट, ये नेट एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं दिखा रहा है, बल्कि ये क्या दिखा रहा है, आप जब किसी सर्कुलर आर्क पर चल रहे हैं यानी आर्क लेंथ पर चल रहे हैं तो वहाँ एक एक्सेलरेशन लीनियर स्पीड के कारण डेवलप हो जा रहा है और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द टेंजेंट होता है, यानी रेडियस पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर इसे एटी नाम से भी बोलते हैं, एटी नाम से रिप्रेजेंट भी करते हैं। देयरफॉर दिस इज आर अल्फा। ये टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नहीं है ये, देयरफॉर इसके बारे में आगे फिर डिटेल पढ़ेंगे। तो अब आपके पास क्या आ गया है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड दिस इज लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड, और दूसरी तरफ ये क्या आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लीनियर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड नॉट वेलोसिटी। याद रखिएगा इस बात को, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये लीनियर स्पीड है। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड हो गया, जिसे हम क्या अभी आपको बताया मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो दिए हुए सर्कुलर ट्रैक के रेडियस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक अकेला एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि और भी एक्सेलरेशन आएंगे, उनके बारे में आगे देखेंगे। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता दी कि आपको मिल चुकी है, लाइक एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम। यहाँ पर ये एंगुलर क्या है, सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन जब लीनियर मोशन था तो इसके बदले में आप ये लेते थे लीनियर पोजीशन, ठीक है, और इसके बदले में लेते थे v या u, और इसके बदले में लेते थे क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन और टाइम। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर आता था फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कब, जब a कांस्टेंट होता था, ठीक है, a जब कांस्टेंट होता था उस केस में, तो एक ये आता था, दूसरा आता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसी तरह एक आता था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एवरेज जब आप निकालते थे किसी भी वेलोसिटी को, इस केस में जब कांस्टेंट होता था तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती थी, u प्लस वी बाई 2। तो क्या वैसे ही यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल होगा। अब तक आपने ये सब चीज़ें समझ ली कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, उसी तरह अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। आइए इसी से लेते हैं पहले और देखते हैं इसको यूज़ करके। दिस इज डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम ओमेगा इनिशियल टू ओमेगा फाइनल, यानी कोई एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल से लेके एंगुलर वेलोसिटी फाइनल तक, फ्रॉम टाइम 0 टू t। अगर आप इसे करके देखें तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, एंड दिस इज, चूँकि अल्फा कांस्टेंट रखा हुआ है, आपने याद रखिएगा इस बात को,
एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर ये कांस्टेंट बाहर निकल गया और इसको इंटीग्रेट कर दिए तो अल्फा टी, देयरफॉर ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल को बहुत जगह ओमेगा नॉट भी लिखते हैं, बट मैं क्लैरिटी की वजह से इसे बिल्कुल अलग ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। देखिए तो यही आया ना, हमारा अल्फा कांस्टेंट है तभी इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन आप निकाल पाएंगे। तो आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। देयरफॉर डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, और ओमेगा हम फाइनल मान लेते हैं जो अभी आपने निकाला है, दैट इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए किसी पॉइंट 0 से एंगुलर पोजीशन थीटा तक और यहाँ 0 से टाइम टी तक। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। डी थीटा इंटीग्रेट कीजिए, ओमेगा का ये वैल्यू डाल दीजिए फाइनल, चूँकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन, वहाँ पर था कि वी और यू था, अलग अलग ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाता है। तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी किसके बदले में, ओमेगा के बदले में रख दिए, और डी टी इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से टाइम टी तक के लिए, और इसी पॉइंट 0 से एंगुलर पोजीशन थीटा तक, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये इंटीग्रेट करने के बाद थीटा आ गया, इंटीग्रेट कर लीजिए, ये कांस्टेंट है अल्फा ऑलरेडी आपने माना हुआ है, ये हो जाएगा 0 टू टी ओमेगा आई डी टी, और ये अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकल गया 0 टू टी एंड टी डी टी। इंटीग्रेशन के बाद ये कितना आ गया, ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा इनिशियल टी, एंड ये आ जाएगा हाफ, ये टी है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखिए वही आया, इसी टाइप का है या नहीं है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ एंगुलर पोजिशन इज इक्वल टू कितना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन देख लें। थर्ड इक्वेशन के लिए आपको पता है ये अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें ऐसे, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से वहीं पर आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, ओमेगा हो गया, और ये कितना हो गया, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, अल्फा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेट कर लीजिए फ्रॉम एनी पोजीशन 0 टू एंगुलर पोजीशन थीटा, एंड यहाँ ओमेगा आई टू ओमेगा एफ। जब इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा, जब आप इसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू थीटा, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक। इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा हाफ ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। अब जब आप इसको इधर लेकर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। देयरफॉर ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, देख लीजिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जैसा है या नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। उसी तरह जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो आप लिख सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाई 2।
तो सेम जैसा कि लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन में आपने लिखा था वैसा ही सर्कुलर मोशन में भी ये सब आ गया है। देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स को। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।